hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced by naval fleets. Prolonged negotiations with the Nawab followed. तो जब कलकत्ता नवाब के हाथ में चले गया तो जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे जो मद्रास में, उन्होंने आर्मी भेजी और उसका जो कमांडर था रॉबर्ट क्लाइव था और उसको द्वारा से रीइंफोर्समेंट मिली थी, मतलब नई खेप जो कि नेवल फ्लीट्स, नेवी के जहाज़ों की नई खेप आई थी और उसमें आर्मी के सोल्जर्स थे, प्लस उसमें आर्म्स हथियार भी थे. प्रोलॉन्ग नेगोशिएशंस विद द नवाब फॉलोड. नवाब के साथ लंबी बातचीत चली. फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी. 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की जो आर्मी थी सिराजुद्दौला के अगेंस्ट उसने प्लासी में उतारी. प्लासी वॉज में एक डिसाइसिव बैटल हुआ, बहुत ज़्यादा, जो कि ऐसा युद्ध हुआ जो कि इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा निर्णायक सिद्ध हुआ. वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब वाज दैट द फोर्सेस लेड बाय द मीर जाफर, वन ऑफ द सिराजुद्दौला's कमांडर्स, नेवर फॉट द बैटल. और इसका मुख्य कारण था कि जो नवाब का जो सेनापति था मीर जाफर, सिराजुद्दौला का कमांडर जो था, वो उसने लड़ाई लड़ी नहीं थी. क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट. उसने क्लाइव ने उसका सपोर्ट लेने के लिए उसको प्रॉमिस किया कि उसको नवाब बना देगा जब वो सिराजुद्दौला को क्रश कर देगा. द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया. ये पहली जीत थी जो कंपनी ने इंडिया में जीती. After the defeat at Plassey, Sirajuddaulah was assassinated and Mir Jafar made the Nawab. The company was still unwilling to take over the responsibilities of the administration. Its prime objective was the expansion of trade. If this could be done without conquest, through the help of local rulers and who were willing to grant privileges, then territories need not be taken directly. तो प्लासी की हार के बाद सिराजुद्दौला जो था उसे मौत के घाट उतार दिया गया. मीर जाफर को नवाब बना दिया गया. कंपनी अभी भी नहीं चाहती थी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की का भार उठाए. उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये था, उसका मुख्य उद्देश्य था कि वो अपने व्यापार को फैलाए और ये तभी पॉसिबल हो सकता था जबकि लोकल जो रूलर्स थे वही अपना लोकल रूलर्स जो थे वो ही शासन चलाएं और साथ में और वो कंपनी को कुछ अधिकार दें और उनकी जो लोकल रूलर्स थे, राजा थे, जो कि अपना ट्रेड का अधिकार और साथ में रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार अगर वो कंपनी को दे देते थे तो उनकी जो टेरिटरीज थे, क्षेत्र थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधिकार में नहीं लेती थी. Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. तो जल्दी कंपनी को ये पता चल गया कि ये बहुत मुश्किल है. जो कठपुतली जो नवाब थे वो भी इतनी हेल्पफुल नहीं थे जैसे कि कंपनी उन्हें चाहती थी. उनको क्योंकि जो ये नवाब थे उनको एक स्वाभिमानी शासक का दिखावा करना पड़ता था और सॉवरेनिटी मीन्स कि दे वर ट्रू टू देयर सब्जेक्ट्स, ये शो करना पड़ता था अगर वो अपनी प्रजा से रिस्पेक्ट चाहते थे. What could the company do? When Mir Jafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim in his place. When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought at Buxar 1764, driven out of the Bengal, and Mir Jafar was reinstalled. अब कंपनी क्या करे? मीर जाफर ने जब विरोध किया तो कंपनी ने उसको डिपोज कर दिया थ्रोन से
शासन से हटा दिया और मीर कासिम को उसकी जगह रख दिया। मीर कासिम ने जब कंप्लेन की और उस बैटल ऑफ बक्सर में, बक्सर की जो लड़ाई थी 1764 में, मीर कासिम को कंपनी ने हरा दिया और उसको बंगाल से हटा करके मीर जाफर को फिर से सत्ता सौंप दी। द नवाब हैड टू पे ₹5 lakh every month, but the company wanted more money to finance. उनको 5 लाख रुपए कंपनी को हर महीने देने पड़ते थे, पर कंपनी को ज़्यादा चाहिए थे to finance its wars and meet the demands of trade and its other expenses. It wanted more territories, more revenues. By the time Mir Jafar died in 1765, the mood of the company had changed. Having failed to work with puppet Nawabs, Clive declared, "We must indeed become Nawabs ourselves." रॉबर्ट क्लाइव ने क्या डिक्लेयर किया कि हमें ही नवाब बनना पड़ेगा, और बिकॉज इट वांटेड मोर टेरिटरीज, उसको ज़्यादा क्षेत्र चाहिए थे, मोर रेवेन्यू चाहिए था, तो इस देयरफॉर इट डिक्लेयर्ड। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर्स अपॉइंटेड द कंपनी एज दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल। 1765 में मुगल के जो एम्परर था, मुगल शासक था, उसने कंपनी को दीवानी का अधिकार दे दिया बंगाल प्रोविंस में, बंगाल के जो क्षेत्र में। दीवानी allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. This solved a major problem that the company had earlier faced. From the early 18th century, its trade with India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. जब उन्हें बंगाल की दीवानी का अधिकार मिल गया तो एक बड़ी समस्या सुलझ गई। कंपनी को पहले जो भी ट्रेड करती थी कंपनी, उसे गोल्ड या सिल्वर के रूप में उसको रीपे करना पड़ता था, मतलब गोल्ड और सिल्वर देना पड़ता था, जिससे भी कोई सामान की खरीदारी होती थी। और वो जो गोल्ड और सिल्वर दैट कम्स फ्रॉम द ब्रिटेन, नाउ इट कुड कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द बंगाल। वो बंगाल प्रोविंस क्षेत्र से ही रेवेन्यू कलेक्ट करके, टैक्स कलेक्ट करके, उसी से ही सामान खरीद करके और उस सामान को वो ब्रिटेन में बेच सकती थी। नाउ द प्रॉफिट गोज इन कंपनीज हैंड। Britain had no goods to sell in India. The outflow of gold from ब्रिटेन से जो बाहर की ओर निकल रहा था, आउटफ्लो ऑफ गोल्ड था, वो स्लो हो गया बैटल ऑफ प्लासी के बाद, और जब दीवानी मिल गई तो ये कम्प्लीटली स्टॉप हो गया। नाउ द रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अब जो कंपनी के खर्चे थे उनको इंडिया से ही रेवेन्यू कलेक्ट करके उससे पूरा कर सकते थे। दीज रेवेन्यूज कुड बी यूज्ड टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया। परचेजिंग कर सकते थे कॉटन और सिल्क के कपड़ों की। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, आर्मी, कंपनी की आर्मी जो थी उसको मेंटेन कर सकते थे। और मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज इन कलकत्ता में जो कंपनी के किले और जो ऑफिस बनाने का जो खर्चा था उसको भी वो सहन कर सकते थे, उसको बियर कर सकते थे। तो दिस वाज ऑल